नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। अभी हम पटना में हैं और पटना में ही एक बड़े बुद्धिजीवी आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप दर्शकों को भी उनसे मिलवा दूं। ये अ, बहुत दिनों से इनकी मैं सोच रहा था बात करने के लिए, लेकिन कहीं वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो आज मौका मिला है और हम चाहेंगे कि इनसे जानना और क्या ये सोच रहे हैं भारत के बारे में, या इस देश की परिस्थिति किस तरह से चल रही है। इन छोटे छोटे सवालों पर इनसे हम बात करेंगे और आपको हम इनकी बातें सुनाएंगे। तो हम आइए सीधे हम अपने आज के अतिथि से बात कराते हैं और परिचय उनका हम उनसे ही जानते हैं। आपका समर भूमि में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना थोड़ा परिचय मेरे दर्शकों को आप अपने ही मुखारबिंद से दे दें। रोहित जी, मेरा नाम रितेश विद्यार्थी है और मैं मेहनत कश मुक्ति मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये उत्तर प्रदेश में काम करने वाला एक संगठन है और इससे ज़्यादा परिचय मेरा कुछ है नहीं। थोड़ा इतिहास मेरा यही है कि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मैंने एक छात्र संगठन में काम किया। अच्छा, आपने जब छात्र संगठन की बात किया तो मुझे एक चीज़ याद आया कि अक्सर लोग बोलते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो क्या आप इसको कितना समझते हैं आप? देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ है कि वो आपके इंसान के, नागरिक के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती। हम क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे, नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें राजनीति से तय होती। और एक लाइन में कहें तो ये कहना कि राजनीति मत करो, अपने आप में एक राजनीतिक बात है। इसलिए राजनीति से आप किसी भी कीमत पे कट नहीं सकते। और भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति लेख यदि आप उनका पढ़े हों या कोई राजनीति और विद्यार्थी के संबंध को समझना चाहता है तो वो लेख बहुत ज़रूरी तो विद्यार्थी आपका ये मानना है कि छात्र को राजनीति करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि छात्र के साथ राजनीति होती, राजनीति हो रही, नौकरियां आएंगी नहीं आएंगी, उसमें भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, ये सारी चीज़ें राजनीति से, सरकारों से तय हो रही। तो छात्र राजनीति से अछूता नहीं है और छात्र को यदि अपनी दशा को बदलना है तो उसको राजनीति करना पड़ेगा। अच्छा, एक अभी चल रहा है मुद्दा सवाल, आपको कलकत्ता में एक महिला के साथ ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, तो उस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन यही रेप जब आपको मध्य प्रदेश में होता है, जहाँ की एक सेना के अफसर के दोस्त महिला के साथ में गैंग रेप होता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं मामला बनता है। या उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं होती है तो वहाँ भी कुछ नहीं बनता है। या फिर आप कठुआ की बात कर लेते हैं, या फिर आप बहुत सारे अभी अभी जो पहलवान बेटियों के साथ में जो कुछ हुआ था, इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो क्या जो रेप कलकत्ता में होता है, उस रेप में और जो रेप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे देशों में राज्यों में होता है, उस रेप में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, जो छत्तीसगढ़ में हम लोग देख रहे हैं, आदिवासी इलाकों में देख रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ देख रहे हैं, मेहनतकश महिलाओं के साथ जो बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं देख रही हैं, छत्तीसगढ़ में तो तमाम ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिसमें सेना ने सामूहिक बलात्कार किया है महिलाओं के साथ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। वो रेप बहुत विभत्स हैं, लेकिन चूंकि हम एक वर्ग विभाजित और जाति विभाजित समाज में रहते हैं, इसलिए रेप का भी वर्गीय और जातीय चरित्र है। जब रेप एक उत्पीड़ित जाति के, उत्पीड़ित वर्ग के, गरीब वंचित वर्ग के महिला के साथ होता है तो हमारे समाज में कोई मुद्दा नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारे समाज का जो संभ्रांत वर्ग है, अपर मिडिल क्लास वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो उनसे उस तरह की सिंपैथी, उस तरह की सहानुभूति नहीं रखता। और जो खाए पिए वर्ग के महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, मैं निश्चित तौर पे गलत है, बलात्कार किसी स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ हमारा दोहरा चरित्र देखने को मिल जाता है। तो मेहनतकश महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार पे भयानक चुप्पी दिखाई पड़ती, वहीं डॉक्टर के साथ होता है या निर्भया के साथ हुआ, यानी अपर कास्ट अपर क्लास महिला के साथ हुआ तो वो इशू बनता है। ये हमारा बहुत ही गंदा जो वर्गीय चरित्र है वो दिखाई देता है। हम समझते हैं कि चंद लोग हैं, हिमांशु कुमार जी जैसे लोग हैं और कुछ ऐसे नाम हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो देश के हर सवालों पे और ख़ास तौर पे उत्पीड़ित वर्ग और महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और उत्पीड़न के सवालों को उठाते हैं, लड़ते हैं और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। देश के अंदर हम रहते हैं और देश के अंदर ही बहुत सारे
पेड़ पौधे जंगल रहते हैं, जंगल हैं, और जंगल की कटाई चल रही है। मैंने एक खबर पढ़ा था उत्तर प्रदेश का, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया था, एक व्यक्ति अगर गाछ काटेगा तो उसको 20 करोड़ जुर्माना लगेगा। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काट कर बर्बाद कर दिया गया, और अगर लगभग 10 लाख पेड़ काट के गिरा दिए गए। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में जब कोई पेड़ कटता है, मोदी सरकार योगी सरकार जो है 20 करोड़ का जुर्माना लगाती है जब कोई व्यक्ति निजी तौर पर काटता है। वही पेड़ जब हसदेव जंगल में लाखों कटते हैं तो जुर्माना छोड़िए, उनको प्राइज मिलता है या उनको जो भी कहा जाए। तो ये पेड़ काटने का जो मामला है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो पेड़ का सवाल है, आजकल कहा जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी ने नारा दिया है। लेकिन हसदेव अरड़ छत्तीसगढ़ का जो एक विशाल इलाका है, वहाँ पे लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, और वहाँ के मूल निवासी आदिवासी जनता के तमाम प्रतिरोध के बावजूद, बहुत से बुद्धिजीवियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के तमाम विरोध के बावजूद जो पेड़ काटे जा रहे हैं। दरअसल पेड़ और पर्यावरण का सवाल भी एक राजनीतिक सवाल है, जो आप पूछ रहे थे कि राजनीति करना चाहिए कि नहीं। वो एक राजनीतिक सवाल है, जो हमारे देश का, जो हमारी सरकारों का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, वो क्या है? वो मुट्ठी भर देश की बड़ी कंपनियों, बड़े पूंजीपतियों और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के हितों के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हम चंदौली से आते हैं और चंदौली में हमने काम किया है, 2022 से हमने काम किया है चंदौली में। चंदौली में जो है, लोगों को पेड़ बचाने के नाम पे उनके घरों से, जो जंगल के आसपास, जंगल के अंदर रहने वाले लोग हैं, सैदुपुर, चकिया, उनको हटाया गया, उनका घर गिरा दिया गया। उसको लेकर हम लोगों ने 10 अप्रैल 2023 को एक आंदोलन किया था। तो हम लोगों ने ये सवाल उठाया प्रशासन के सामने कि आप हसदेव में पेड़ काट रहे हैं, उसमें शुरुआत हो गई थी शायद। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह के जो विशाल खनिज संसाधनों से भरपूर इलाके हैं, जो हमारे देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, उनको जो तबाह किया जा रहा है, और एक तरफ जो है पेड़ बचाने के नाम पे लोगों को उजाड़ रहे हैं, और एक तरफ खुद लाखों एकड़ जमीन काट रहे हैं। तो इसका जो इसके पीछे की जो राजनीति है, वो ये है कि बड़ी कंपनियों को, बड़े पूंजीपतियों के हाथों सरकारें बिकी हुई हैं, उनकी दलाली कर रही हैं, और उनको मुनाफा दिलाना है, अकूत मुनाफा दिलाना है। इसलिए पर्यावरण की चिंता पूंजीवाद में, साम्राज्यवादी व्यवस्था में जब तक ये व्यवस्था रहती है, पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना एक नाटक के सिवाय कुछ नहीं है। यदि वास्तव में हमको पर्यावरण को बचाना है, तो हमको इस पूंजीवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था को ही खत्म करना होगा, और एक सच्चे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा। आप पेड़ के बारे में, जंगल में बताए आप, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। सरकार बोलती है कि अगर जंगल नहीं कटेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या सभ्यताएं कैसे विकसित होगी। आप अगर खेती करते हैं तो वहाँ भी जंगल काटना पड़ेगा, आप अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ भी जंगल काटना पड़ेगा, आप अगर माइनिंग करते हैं अगर, और वहाँ से बॉक्साइट, लोहा, अन्य सामग्री नहीं निकालते अगर हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा। आप अगर बिजली घर बनवाते अगर हैं तो वहाँ पर अगर बिजली नहीं होगा तो आपका बहुत सा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये तो जो सरकार बना रही है, जंगल काट कर ही बनाना संभव है, तो इसको आप विकास विरोधी कैसे बता सकते हैं आप? दरअसल ये सवाल डेवलपमेंट मॉडल का सवाल। इस देश में 2 डेवलपमेंट मॉडल हैं। एक सत्ता शासक वर्ग का डेवलपमेंट मॉडल है, जो सड़क को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, खनन को ही विकास का मॉडल समझता है। दरअसल ये सरकारों का ये मॉडल विकास का विनाश का मॉडल। दूसरा जो विकास का मॉडल है, वो जनता के लिए जो शक्तियाँ इस देश में संघर्ष कर रही, खास तौर पे आदिवासी इलाकों में संघर्ष जो हो रहा है, वो जो विकास का मॉडल है, वो आत्मनिर्भर जन पक्षधर विकास का मॉडल। वो मॉडल बहुत जरूरी, विकास जरूरी है, लेकिन विकास किसके लिए? आपको पता होगा कि इसी देश के अंदर जो लौह अयस्क जापान को, दक्षिण कोरिया को, अमेरिका को 400 रुपये प्रति टन मिल जाता है, दिया जा रहा है, वही लौह अयस्क इस देश के जो छोटे व्यवसायी हैं, जो इस देश के मध्यम व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनको जो है 1000, 1500 या कई गुने ज़्यादा दाम पर दिया जा रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा विकास मॉडल जो है विनाश मॉडल है, ये देश को तबाह करने वाला मॉडल है, आदिवासी को, दलित को, किसान को, मजदूर को तबाह करने वाला मॉडल है और मल्टीनेशनल कंपनियों को, साम्राज्यवादी देशों को मुनाफा पहुंचाने वाला मॉडल है। इससे कतई देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास का पैमाना मेरी नज़र में ये है कि इस देश में क्या सारे बच्चों को वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा मिल पा रही है? क्या सबका इलाज सुलभ हो पा रहा है? क्या सारे नौजवानों को, सारे लोगों को सम्मानजनक रोजगार मिल पा रहा है? क्या आय के अंदर जो असमानता है भयानक, वो खत्म हो पा रही है और हम एक समतापूर्ण आजाद आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, जन कल्याण के विकास मॉडल को अपनाया जाए। नहीं तो आप देखिए कि कहा जा रहा है कि बिना खनन के, बिना जंगल को काटे विकास नहीं हो सकता। कितना विकास हुआ है देश का? आप बुंदेलखंड के इलाके में चले जाइए, लोगों के पाँव के अंदर चप्पल नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो नक्सली हैं वो विकास नहीं होने देना चाहते हैं। बुंदेलखंड में कौन नक्सली हैं? विदर्भ में कहाँ नक्सली हैं? हमारे यूपी के तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में कितना नक्सलवादी आंदोलन है, वहाँ क्यों नहीं विकास हो रहा है? तो दरअसल ये सारी चीज़ें बहाना है। हमारे देश में हमारी सरकारें कारपोरेट के विकास को ही जनता का विकास समझ रही हैं और उस रूप में अपने मीडिया द्वारा दिन रात प्रचार करवा रही हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जो जन पक्षधर विकास का मॉडल है उसको अपनाया जाए। इससे वास्तव में देश का विकास हो पाएगा। अभी 10 साल से केंद्र में मोदी से सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार अभी बनी है। लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार ये भी है। आप देश में कितना विकास हो गया है? भारत में अडानी जो है दूसरे नंबर पर विश्व में पूंजीपति बन गए हैं और अंबानी का भी बहुत बड़ा पूंजी हो गया है। तो पूंजीपतियों के आने से, उद्योगपतियों के विकास होने से ही तो देश का विकास होता है। और इसमें आप देखिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, सन 2014 से पहले अडानी विश्व स्तर पे जो ट्रिलियनायर्स, बिलियनायर्स की लिस्ट है उसमें 600वें से भी ऊपर उसका स्थान था, 600 कुछ। और 2014 से 2022-20 आते आते वो विश्व का दूसरा सबसे धनी आदमी बन गया। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि 5-6 ये साल? तो विकास हुआ ना। नहीं, ये विकास नहीं है। दरअसल हमारे देश की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जो सरकारी उद्यम है, जो एयरपोर्ट है, जो पोर्ट है, जो कोयला है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो कौड़ियों के भाव अडानी अंबानी जैसे लुटेरी कंपनियों को दिया जा रहा है। जनता का लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों में जमा है वो पहले उनको कर्ज के रूप में दिया जा रहा है और उसके बाद उसको माफ कर दिया जा रहा है। मैं काउंटर करूंगा। आपने कहा कि अडानी को कौड़ियों के भाव में देश की संपत्ति, एयरपोर्ट हो या फिर अंबुजा सीमेंट वाला मसला हो या भी 10 कंपनियों को उन्होंने अपने में कॉप्ट किया है उसका मसला हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह जैसे मुंद्रा पोर्ट हो, ये सब चीज़ दिया गया। लेकिन आप इस चीज़ को अनदेखा क्यों कर रहे हैं कि भारत के 80 करोड़ लोगों को भी तो मुफ्त में दी जा रही है आपको 5 किलो अनाज? इसको क्यों नहीं आप समझ पा रहे हैं? कैसे देखते हैं? 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, पहली बात ये है कि वो अनाज जनता का हक है, क्योंकि आपने जनता को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया ही नहीं कि वो अपने दम पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, परिवार का, उनको शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें। ये तो वही है कि जनता का सब कुछ, पूरी थाली छीन के उसमें से रोटी का एक टुकड़ा फेंक दो और कहो कि हम जो है 80 करोड़ लोगों को जिला रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे जिंदा हैं और अपने दम पे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी बनने जा रहे हैं मोदी जी के अनुसार, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग, सरकार खुद कह रही है कि राशन पे निर्भर है। सच्चाई ये है कि इस देश के 80% लोग, 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले जो अर्जुन सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट आई थी कि इस देश में शायद 80% लोग 20 रुपए से कम पे जीवन यापन करते हैं। यदि नए सिरे से आज फिर से कोई ईमानदार रिपोर्ट आए तो आप देखेंगे कि ये संख्या और बढ़ गई। तो इसको विकास कहना और इसको जन कल्याणकारी सरकार कहना सीधे सीधे जो है आंखों पे पर्दा डाल लेना है।
80 करोड़ लोगों के पास दो हाथ है, सारे लोग कुशल लोग हैं, खेती जानते हैं, किसानी जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन वो भयानक बीमारी और गरीबी के शिकार हैं। और सरकारें जो है खुद अपने संविधान में जो समाजवाद, सामाजिक न्याय की बात है, उसे मुंह मोड़ चुकी हैं। और ये सरकार देश को कंगाल करने पे उतारू है, देश के सारे संसाधनों को केवल पूंजीपतियों को सौंप रही है, ये किसी के से छुपा नहीं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप मोदी सरकार से नाखुश हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। मेरा एक सच्चा सवाल रहेगा आपसे, मोदी सरकार की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है और इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि उन्होंने यूक्रेन और रसिया का युद्ध पकवा दिया, तो आप लोग इस चीज़ को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? युद्ध तो चल रहा है, युद्ध रुका है ये तो कोई नहीं कर सकता। रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, युद्ध तेज हो रहा है। इसके अलावा मोदी जी का उस युद्ध को रुकवाने में कोई रोल है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल जो फिलिस्तीन पे वहाँ के लोगों की ज़मीन को कब्जा कर रहा है, अब तक 41,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, रोज़ बमबारी हो रहा है। उस इजराइल को भारत सरकार हथियार सप्लाई कर रहा है, हालिया रिपोर्ट। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मजदूरों को जो बेरोजगारी के शिकार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको उस युद्धरत क्षेत्र में सरकार भेज रही है, हमारे देश के कामगारों को। इससे निंदनीय क्या हो सकता है कि हमारे उस युद्ध क्षेत्र में बलिदान देने के लिए हमारे देश के नौजवान बेरोजगार भेजे जा रहे हैं। और उस युद्ध को रोकने की के लिए पुरजोर वकालत करने की जगह मोदी सरकार जो है वो इजराइल के जेनोसाइडल वार में हमारे देश से हथियार की सप्लाई कर रही है। और दूसरी तरफ उनका जो पिछलग्गू मीडिया है वो ये कह रहा है कि मोदी जी वार रुकवा देंगे, मोदी जी वार रुकवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मजाक है। आप कह रहे हैं मजाक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए ड्रोन मंगवाया ताकि वो घर बैठे बैठे अपने खेत का रखवाली कर सके, जानवर घुसा है उसको देख सकें या कैसा फसल हुआ उसकी निगरानी कर सकें। आप लोग का आरोप होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ड्रोन लाया और बस्तर के जंगलों में आदिवासियों के कपार पर गिरा दिया। आप लोगों का आरोप होता है कि ये लोग जो है किसान मूवमेंट चल रहा था उस पर ड्रोन से हमला करवा दिया। आपका कहना होता है कि मणिपुर में भी ड्रोन का अटैक हो रहा है। तो सवाल है कि आप लोग मोदी सरकार ने ड्रोन लाया, अब उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है या क्या? नहीं, जनता को मैं नहीं समझता कि ड्रोन और निगरानी की जरूरत है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सर्विलांस कैपिटलिज्म का दौर है, हर चीज पे निगरानी रखो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ड्रोन से लोगों पे निगरानी होनी चाहिए। ये जनता का जो मौलिक अधिकार है, जो उसकी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इजराइल से, अमेरिका से आयात करके इस देश के मेहनत का शवाम पे निगरानी रखने, उसके आंदोलनों को कुचलने के का एक तरीका मात्र है। ये ड्रोन को कोई विकास समझ रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अभी भारत में एक इंडिया गठबंधन के नेता है जो कांग्रेस के नेता भी हैं और संयोग से भारत के विपक्षी नेता भी हैं, राहुल गांधी। ये विदेशों में जा करके घूम करके भारत की बुराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं जातिगत जनगणना करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिक लड़ाई हो रहा है। वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए वो भारत के मामलों को ले रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई समस्या अगर है तो देश के अंदर बोलिए। आप अमेरिका जा करके बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो अमेरिका जाते हैं और उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो उस पर चुप्पी तो साध नहीं लेंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, जब अमेरिका से और विदेशों से इतने बड़े पैमाने पे लाखों अरबों डॉलर की पूंजी भारत में इन्वेस्ट हो सकती है। आपने कहा कि चुप्पी नहीं साध लेंगे। मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितना बढ़िया से चुप्पी साधी हुई है। 10 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तक नहीं किए हैं। विदेश भी जाते हैं तो वहाँ पर प्रेस के लोगों को स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उनको देश से कितना प्यार है, उनको देश से कितना प्यार है कि वह जो जब कहीं घटनाएं होती है, जैसे मणिपुर में घटनाएं होती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। देश से उनको कितना प्यार है कि जब कहीं पर देश के अंदर में रेप होती है या फिर कहीं पर हिंसा होती है। सोचिए ना आप, 1 साल तक किसान बैठे रहे मोर्चा पर, मोदी सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी हरदम बड़बड़ बोलते रहते हैं। तो मोदी सरकार ज़्यादा जवाबदेही है ना, वो नहीं कुछ बोलते हैं तो मोदी राहुल को भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मोदी का तो क्या ही कहना है।
मणिपुर जल रहा है, मोदी ने आज तक एक भी दौरा नहीं किया। इनका बड़प्पन है ना, वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बड़प्पन नहीं है। दरअसल बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की पूरी राजनीति देश को बांटने की राजनीति है, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, ताकि जनता बटी रहेगी। जाति के आधार पे जनता लड़ती रहेगी, तो उनको जो अपने चहेतों को जो लाभ पहुंचाना है और देश को, पूरे देश को जो चंद हाथों में सौंप देना है, उनका जो ये अभियान चल रहा है उस पे जनता की निगाह न जाए, इसलिए मोदी जी इन सारी चीज़ों को भड़कने देते हैं, देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं। एक तरफ वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की अखंडता की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र को खंड खंड करने के अभियान में वो तेजी से लगे हुए हैं। और इनकी पॉलिसी यदि ऐसी रहेगी तो मैं नहीं समझता कि राष्ट्र में जो अभी थोड़ी बहुत शांति दिख रही है वो भी लंबे समय तक रह पाएगी। आपने संगठन का नाम बताया मेहनत कश मुक्ति मोर्चा। मेहनत कश में क्या जो खेतों में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं वही मेहनत कश हैं? क्या आपको नरेंद्र मोदी जी मेहनत कश नहीं दिखते? 18 घंटा काम करते हैं, क्या वह आपको अडानी जो 24 घंटा काम करते हैं या फिर और लोग काम करते हैं 24 घंटा, उन लोग को नहीं देख पा रहे हैं आप मेहनत कश में? नहीं, मेहनत कश से मतलब है कि जो इस देश में के निर्माण में, इस देश के उत्पादन प्रणाली में, व्यवस्था में जो अपना समय दे रहा है, जो अपना खून पसीना बहा रहा है। मोदी जी और अंबानी, अडानी जैसे लोग मेहनतकश लोग नहीं हैं, क्योंकि इस देश में ये दुनिया जो है दो लोगों के कंधों पर खड़ी है। एक कंधा किसान का है और दूसरा कंधा मजदूर का है। एक सबके लिए अनाज पैदा करता है जिससे लोग भोजन करते हैं और बोलते हैं, काम करते हैं, और दूसरा जो है सड़क, बिजली, उद्योग, स्कूल, अस्पताल, इन सारी चीज़ों का निर्माण करता है, वो मजदूर है। मेहनतकश हम केवल उसी को समझते हैं, मजदूर, किसान, और बौद्धिक श्रम करने वाले भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मध्य वर्ग के तमाम लोग हैं, वो भी मेहनतकश में आते हैं। ये तो अडानी, अंबानी और मोदी जैसे लोग तो शोषक शासक वर्ग के लोग हैं, जिनका देश के विकास में, देश के निर्माण में रत्ती भर भी मैं तो नहीं समझता कि कोई योगदान। अक्सर लोगों को सवाल होता है जो मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ या मेरे से लोग पूछते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री आपको बना दें तो आप क्या कर लीजिएगा? आप भी तो वही कीजिएगा। तो मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए आपको, अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आपकी प्राथमिकता क्या हो सकती है, क्या होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब तक इस देश में सामंती, अर्धसामंती, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप है, जब तक हमारा राष्ट्र, देश औपनिवेशिक किस्म के, नव औपनिवेशिक किस्म के शोषण का शिकार है, मुट्ठी भर बड़े जमींदार, बड़े पूंजीपति और विदेशी कंपनियां जब तक इस देश की राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक नीतियों का निर्धारण कर रही हैं, जब तक उनका प्रभुत्व और वर्चस्व है, तब तक जो है कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए वो कोई आमूलचूल बदलाव नहीं ला सकता। यदि आमूलचूल बदलाव लाना है तो इस देश में की राजनीतिक सत्ता को इस देश के मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश वर्गों को अपने हाथ में लेना होगा और एक सच्चे लोकतांत्रिक, जनवादी, समाजवादी भारत का निर्माण करना होगा, तभी कोई मुकम्मल बदलाव हो सकता है। ये मैं समझता हूँ। जब तक कि खेती, किसानी, कल कारखाने, उत्पादन के साधनों पे जनता का स्वामित्व, जनवादी और समाजवादी स्वामित्व नहीं स्थापित होगा, तब तक के कोई प्रधानमंत्री आके मैं ही बन जाऊं, तो दरअसल ये सवाल जो है ये एक सिस्टम का, एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन का सवाल, सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बदलने का सवाल नहीं है। तो बहुत से लोग इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। दरअसल हमारा देश वास्तविक अर्थों में एक लोकतांत्रिक देश भी नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कही है, भारत लोकतांत्रिक देश भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और भारत के बुद्धिजीवियों को भी इस सवाल पर सोचना चाहिए कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे हो सकता है। बहरहाल मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, मतलब अंतिम सवाल नहीं, मैं और सवाल पूछ लूँगा आपसे। फिर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप आज पटना आए हैं, क्यों आए? पटना में इसलिए आया कि मेरे भाई जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और वो आदिवासियों के राइट के लिए, ये जो हमारा बाघ अभयारण्य के नाम पे कैमूर की जनता को, आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है,
एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व उस क्षेत्र को घोषित किया गया है, जिसमें सैकड़ों गांव कोर एरिया में आ गए हैं जिनको तुरंत उजड़ना है, और सैकड़ों अन्य गांव हैं जो बफर एरिया में हैं उनको भी उजड़ना है। उन सवालों को लेकर जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में पेशा अधिनियम है और कई इस तरह के अधिनियम हैं, मैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है। इन अधिनियमों को, इन अनुसूचियों को लागू करने के लिए कि आदिवासी क्षेत्रों को एक स्वायत्त क्षेत्र संविधान ने का दर्जा मिला है, आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी निर्माण, कोई भी विकास कार्य बिना वहाँ की आम जनता की अनुमति के नहीं होगा। इन सारी मांगों को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे और उनको जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अगस्त 2023 में गिरफ्तार कर लिया और अभी वो उनके ऊपर 3 केस थोप दिए गए और वो पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया था, मुलाकात मेरी हो चुकी है। अभी मैं वकील साहब से मिलूंगा जमानत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं इस काम से आया हुआ था। मेरा सवाल रहेगा, आप के भाई बहुत दुख हुआ सुन करके कि वो जेल में है और अरेस्टिंग हुई है, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि बाघ जिस तरह से मनुष्य को जीने का धरती पर अधिकार है इस पृथ्वी पर, उसी तरह से बाघ को भी जीने का अधिकार है। आप बाघ को खत्म नहीं कर सकते ना, तो किसी भी जीव का जीने का अधिकार होता है। तो आप जब बाघ अभयारण्य बनाया जा रहा है अभयारण्य, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है या आपके भाई साहब को क्या तकलीफ थी? यही तो समझने वाली बात है, इसके पीछे की जो राजनीति है। उसी इलाके में कैमूर और हमारे चंदौली से भी लगा हुआ है, बाघ थे, 20 साल पहले तक थे, बाघ थे, शेर भी मिल जाते थे, 20-25 साल पहले तक थे, लोग बताते हैं। बाघ का रास्ता अलग था और इंसान की पगडंडी अलग थी। दोनों उसी जंगल के आसपास जंगल में रहते थे, आदिवासी और बाघ। दोनों में कभी टकराहट नहीं होती थी क्योंकि बाघ नरभक्षी नहीं होते थे। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा है, बाघ तो बचाना जरूरी है पर्यावरण के संतुलन के लिए कहा जाता है, तो उसे जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मध्य वर्ग को, उसको लगता है कि हाँ बाघ तो जरूरी है। लेकिन दरअसल सवाल बाघ को बचाने का नहीं है, आदिवासी तो सबसे ज्यादा प्रकृति के हित ऐसी हैं। सवाल ये है कि जिस सरकार को इंसान की चिंता नहीं है कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं, उसका इलाज हो पा रहा है कि नहीं, उसको बाघ की चिंता है। बाघ बहाना है और जमीन निशाना है। ढेर सारे टाइगर रिजर्व हैं। बाघ बहाना है, जमीन निशाना है, आपने ये बात कहा। अभी मैं याद दिला दूँ आपको, पड़ोस में ही पश्चिम चंपारण है, बिहार में ही। वहाँ पर अक्सर बाघ निकल आते हैं, लोगों को खा जाते हैं। अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा था आपके ही राज्य में, जहाँ पर कि भेड़िया या बाघ समथिंग चीता निकल के आया था, लोगों को मार के खा गया। तो ये बाघ और चीता निकल के खा रहे हैं आदमी को, इसको किसी को देख रहे हैं आप? जिस रफ्तार से इस देश के जंगलों पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, जब जंगल में जानवरों के का भूख मिट नहीं पाएगा, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा जो प्रकृति के नियमों के अनुसार, तो भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं और कई बार वो आदमी का शिकार कर लेते हैं, उसके बाद निर्भक्षी हो जाते हैं और फिर आदमियों पे हमले करने लगते हैं। आपका कहना है कि जंगल कट रहे हैं इसलिए बाघ जो है बाहर आ रहे हैं, और ये जंगल जनता बर्बाद कर रही है, काट रही है, ऐसा नहीं है ना। ये जंगल सरकारें कटवा रही हैं कारपोरेट के फायदे के लिए। जनता जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़ लेती है और हम लोगों ने देखा है, चंदौली में लोग बताते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं, जो वो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, ये लोग जो है अपने मुनाफे के लिए, फायदे के लिए जंगल के हरे हरे पेड़ कटवा देते हैं और जनता को सूखी लकड़ी और पत्ते तक नहीं बिनने देते हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार कितनी पशु प्रेमी है। इन्होंने विदेश से 8 चीता मंगवाया था। हमारे आपके ही राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी कितने पशु प्रेमी हैं कि उन्होंने गाय को मतलब संरक्षित किया है और गाय का सेवा कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है कि संगठन के जो आपके संगठन के लोग हैं, आप लोग भी हैं, गाय और चीता का सेवा करें मनुष्य के अतिरिक्त या मनुष्य के अलावा? नहीं, ये देश कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है और आज भी किसानों की संख्या काफ़ी है। और किसान, गाय कौन पालता है, भैंस कौन पालता है, किसान पालते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि बूढ़ी गायों तक का भी संरक्षण करते हैं, लेकिन खेतीहर लोग हैं और एक स्थिति आती है कि जब गाय बुजुर्ग हो जाती है, दूध देने की स्थिति में नहीं रहती है और किसान की आय बहुत कम है, तो बोझ होने लगते हैं जानवर, तो वो उनको बेच देते हैं। लेकिन अभी देखिए, गाय के पीछे दरअसल राजनीति काम कर रही है। यूपी में तमाम जगहों पे जब गाय और नील गाय, इन लोगों ने किसानों की, इन जानवरों ने किसानों की बहुतायत फसलों को ये बर्बाद कर रहे हैं।
तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे कारपोरेट और हमारे बड़े लोग, हमारे नेता मंत्री कितनी गायें पालते हैं। रास्ता तो निकला हुआ है ना आपको। हरियाणा के फरीदाबाद, शायद फरीदाबाद ही है, वहाँ पर एक आर्यन मिश्रा की गोली मार दिया गया क्योंकि वो गो तस्करी के मामले में संदिग्ध नजर आए थे। तो ये तो रास्ता निकाला गया है ना। दरअसल गाय एक राजनीतिक पशु में तब्दील हो गई है। हो गया है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। आज के राजनीतिक माहौल में आप समझ ही रहे हैं कि किसको पशु से कितना प्रेम है, किसको गाय से कितना प्रेम है। किसान ज़्यादा प्यार करता है गाय को कि सरकार ज़्यादा, और मंत्री नेता कारपोरेट प्यार करते हैं। हमको पता है जितने भी बड़े बड़े स्लाटर हाउस हैं, कसाई घर, वो हिंदुओं के हैं, बीजेपी के नेताओं के हैं, और उससे वो लोग करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। और आम जनता को गाय के नाम पे हम देख रहे हैं कि लोगों को गाय के नाम पे लिंच किया जा रहा है, घेर के मारा जा रहा है। मतलब इंसान से भी ज़्यादा कीमती कोई जानवर हो गया। तो ये मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। अभी भारत में आप समस्याएं बहुत सारी गिनाए हैं। मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले। तो नहीं लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र भारत को बन जाना चाहिए ताकि भारत का विकास हो जाए? हिंदू राष्ट्र, देखिए व्यवहार के धरातल पे आप देखेंगे तो भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के स्कूलों में चले जाइए, एक खास धर्म की प्रार्थनाएं होती हैं। यहाँ के कार्यालयों में चले जाइए, सरकारी थानों में चले जाइए, वहाँ पे देवी देवताओं के फोटो लगे रहते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं। धर्मनिरपेक्षता का एकमात्र मतलब ये है कि सरकार और राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, और धर्म जो है वो लोगों का निजी विषय होगा। लेकिन यहाँ तो शुरू से 1947 के बाद से ही धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। 47 से पहले गांधी ने भी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जो कि धर्मनिरपेक्षता के भावना के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि संवैधानिक तौर पे ये जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो और खतरनाक होगा। वो एक बहुत ही प्रतिगामी कदम होगा। और अम्बेडकर ने भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है इस देश के लिए एक त्रासदी होगी। तो त्रासदी होगी। आपने बताया, आपने शुरू में बताया था कि आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। मेरा एक इशारा रहेगा, भारत के पड़ोस में एक राष्ट्र है बांग्लादेश, जिसका निर्माण में भारत के नेताओं ने ही सहयोग दिया था। बांग्लादेश में छात्रों ने तख्ता पलट दिया सरकार का। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या छात्र को इस तरह होना चाहिए कि वो सत्ता ही पलट दे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यदि सरकारें, भगत सिंह ने भी कहा है कि यदि सरकारें निरंकुश हो जाएं तो इस जनता का कर्तव्य ही नहीं बल्कि परम कर्तव्य बनता है कि वैसी सरकार को उखाड़ फेंके। शेख हसीना निश्चित तौर पे बंगाली अवाम की भावनाओं का, बंगाली अवाम के अधिकारों का ख्याल नहीं रख रही थी। दरअसल उस आंदोलन के पीछे भयानक बेरोजगारी काम कर रही है, और आरक्षण का जो मसला है, जो मुट्ठी भर 1-2% लोगों को 50%, अभी ठीक से आंकड़े मुझे याद नहीं, लेकिन बड़े मात्रा में सीटें अलॉट कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी। उसके बहाने ये आंदोलन फूट पड़ा, लेकिन इसके मूल में जो है बेरोजगारी है। मैं समझता हूँ कि शेख हसीना के जाने के बाद कौन से किस वर्ग के हाथ में पावर आया है या आएगा, ये इम्पोर्टेंट। यदि ये पावर फिर से वहाँ के शोषक वर्ग के ही हाथ में रहता है, उसी तरह के कट्टरपंथी लोगों के हाथ में चला जाता है, पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, जनपद की पॉलिसी नहीं बनती है, तो उस बदलाव से कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी शेख हसीना के तानाशाही के खिलाफ छात्रों ने जो किया, उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज किया है कि बड़ी से बड़ी तानाशाह सरकारों को उखाड़ा जा सकता है, इसलिए वो अपनी हद में रहें और जनहित में काम करें। जनहित में काम कर रहे हैं। ये छात्रों ने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया है। मेरा एक सवाल रहेगा और कि अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर देश में हलचल मचा हुआ है, वो है जातिगत जनगणना। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जाति भारत की एक सच्चाई है, और जैसे वर्ग सच्चाई है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और जातियाँ हैं। और जातीय आधार पे लोगों को सम्मान भी मिलता है, विशेष सम्मान, और जातीय आधार पे लोगों को अपमान भी मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि जातियों की क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति, जमीनों का बंटवारा वर्ग के आधार पे भी और जाति के आधार पे भी। अपर कास्ट के पास ज़्यादा जमीनें हैं, उसके बाद पिछड़ों के पास हैं, दलितों के पास बहुत मामूली है, न के बराबर है। तो जाति जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, यदि जातियों की क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति ये पता चले, साथ ही साथ उन जातियों के अंदर या समाज के अंदर व्यक्तियों की क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है, इसका जनगणना होता रहा है, ये भी अच्छे ढंग से पता चले। हाँ, ये खतरा है कि फिर इसके आधार पे राजनीति किस तरह से होगा। हम समझते हैं कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जातियों की सामाजिक आर्थिक
स्थिति को जानने के बाद हम जाति उन्मूलन और जाति विहीन समाज के निर्माण के प्रति कैसे आगे बढ़ेंगे, उन मुद्दों को उठा के कैसे व्यापक गोलबंदी करेंगे, तब तो उसका एक सकारात्मक होगा परिणाम। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, भारत में जनगणना होनी ही क्यों चाहिए? मसलन देखिए आप, मोदी सरकार ने आत्महत्या के आंकड़े को रोक दिया, किसानों के जो आत्महत्या होते हैं वो आंकड़े रोक दिए, कर्ज के लिए जो मामले लोग सुसाइड करते हैं उसको रोक दिए, छात्र पढ़ाई के दबाव में सुसाइड करते हैं उसको रोक दिए। बहुत सारे आंकड़े जो आते हैं देश में, उस तमाम आंकड़ों को मोदी सरकार ने रोक दिया, नहीं करवाती है। जातिगत जनगणना भी जो है 2011 में हुआ था, उसके बाद से फिर नहीं हुई। ज़रूरत क्या है ये जनगणना कराने का या आंकड़ा देने का? क्यों इसको माने बंद क्यों दिया देना चाहिए? क्यों नहीं बंद करना चाहिए इसको? देखिए, यदि मैं अपनी राय रखूं अपने संगठन की तरफ से, तो आज़ादी के आंदोलन में भी तमाम लोग थे। भगत सिंह की जो धारा थी, उसका एक सपना था कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो। एक समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे। इस समाजवादी समाज के निर्माण के लिए जरूरी है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है कि हम एक समाजवादी और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले समाज को का निर्माण करेगी भारत की जो भी सरकारें होंगी। तो उस समाज के निर्माण करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि समाज की वस्तु स्थिति क्या है, लोगों की जीविका कैसी है, जीवन कैसा है, जाति की क्या स्थिति है, वर्ग की क्या स्थिति है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना संसाधन है, कितने लोग नौकरियों में है, कितना क्या कुछ कैसा है। ये आंकड़ा ठोस तौर पे आना चाहिए। कई बार सरकारें ठीक से उसको लाती नहीं। हमको हमारे पास यदि संसाधन होता तो मैं व्यक्तिगत स्तर पे, संगठन के स्तर पे भी जाने की कोशिश करता, ताकि उसके बाद से हम एक ठीक प्रोग्राम बना के जनता को बता सके कि देखो 1947 से आज इतना साल हो गया अंग्रेजों के गए और आज भी भारत की यही स्थिति, यहाँ पे जातियों की यही स्थिति है, जाति भेदभाव की यही स्थिति है, संपत्ति के धन धरती जमीन के बंटवारे की यही स्थिति है। तो उस हिसाब से जनता के सामने एक सच्चाई आ सके और उसके बाद हम व्यापक जनता को गुलबंद करके उस सपने को जो भगत सिंह का था उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकें। ये जानने के लिए कागजी खाना पूर्ति के लिए बहुत सी जनगणनाएं होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मजदूर की क्या स्थिति है, किसान की क्या स्थिति है और जातियों की, उत्पीड़ित जातियों की और तमाम जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, मैं समझता हूँ कि ये जानने में कोई बुराई नहीं है, इस पे पर्दा डाले रखने में बल्कि दिक्कत है। आपने बार-बार भगत सिंह का नाम लिया है और मेरे मन में भी एक कई सवाल एक भगत सिंह से जुड़ी हुई चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ ही लूँ। अ, मैंने पढ़ा था कहीं पर कि भगत सिंह आरएसएस के बहुत ही कट्टर समर्थक थे और आरएसएस के नेताओं का गुणगान करते थे, गोलवलकर का गुणगान करते थे, या फिर उन्होंने बताया था कि आरएसएस ही भारत को नई दिशा देगी। और आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि जहाँ पटना में है, यहाँ से थोड़ी दूर पर कारगिल चौक है, जहाँ इसको भगत सिंह चौक पहले कहा जाता था, आज वो कारगिल चौक नाम से विख्यात हुआ है। वहाँ भगत सिंह की एक प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर वो केसरिया रंग के हाफ पैंट में, माने संघी वर्दी में मौजूद है। तो भगत सिंह ने जब कहा है कि आरएसएस के साथ जाना चाहिए, आरएसएस ही देश को विकास करेगा, आरएसएस में जाते भी थे वो, तो फिर आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा झूठ है, फ्रॉड है। भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह की राइटिंग्स है तमाम, जो अब छुपी नहीं है, लोगों के बीच हैं। चमन लाल ने भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किया है। भगत सिंह का एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह का एक लेख है, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भगत सिंह का एक लेख है, अछूत समस्या। भगत सिंह एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जो 20 से 23 वर्ष की अवस्था में जो उनका विकास हुआ, उन्होंने सांप्रदायिकता पे भी लिखा और उसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अछूत समस्या पे लिखा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कम्युनिस्ट और वामपंथी लोग जाति के सवाल को नहीं मानते। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, मरते समय वो लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, वो सब लोग जानते हैं। उन्होंने अछूत समस्या पे इतना शानदार लेख लिखा और उसको एक बहुत बड़ा समस्या माना और उसको खात्मे की बात की। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों लिख के बताया कि वैज्ञानिक ढंग से कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और आरएसएस जैसे कट्टरपंथी, सांप्रदायिक और देशद्रोही साम्राज्यवादियों का दलाली का, जिनका पहले से लेकर आज तक का अभी भी जो कर रहे हैं दलाली, उनसे भगत सिंह को जोड़ना भगत सिंह का भयंकर अपमान है। भगत सिंह एक सच्चे अर्थों में एक वैज्ञानिक सोच के, सेकुलर, देश प्रेमी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी, समाजवादी दुनिया का निर्माण करने की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि आज़ादी से हमारा मतलब नहीं है कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज गद्दी पे बैठ जाएं। आज़ादी से हमारा मतलब है जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो।
इसलिए भगत सिंह को आरएसएस से कतई नहीं जोड़ा जा सकता है। वो क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक थे और आज भी हैं, और बहुत से लोग उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। ये आपने भगत सिंह के बारे में बहुत बातें कही है। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वह नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, वो परमेश्वर हैं, और जब वो परमेश्वर है तो परमेश्वर का विरोध क्यों करना चाहिए आपको? नहीं नहीं, ये तो मोदी जी अपना दिमाग खराब होने का नाटक करते हैं। दिमाग उनका तेज है। वो दरअसल हमारे देश की जनता के अंदर जो पिछड़ापन है और जो पिछड़ापन बनाया गया है, जो सरकारों ने अपने जो संविधान में थोड़े बहुत अधिकार मिले थे उन दायित्वों को भी पूरा नहीं किया, और जो अंधविश्वास में लिपटा हुआ हमारा देश है, इस तरह की दैवीय और इस तरह की बातें करके कि नहीं मैं ईश्वर की संतान हूँ और वो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि मैं यही सब कह के जो है अशिक्षित और गरीब जनता का भरोसा जीत पाऊंगा। लेकिन ये भी एक भ्रम है। जनता जिन सवालों से जूझ रही है, इज्जत, सम्मान, रोजी रोटी का सवाल, उसका कोई विकल्प नहीं है। ये नौटंकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जनता के बीच मोदी का पर्दाफाश हो गया है। और नॉन बायोलॉजिकल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं। ये इंसान ही नहीं है, इनका दावा है। और मुझसे मुझे बहुत सारे सवाल पूछने थे, बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन उनके पास वक्त का अभाव है, इन्हें कहीं निकलना भी है। तो हम इस एपिसोड को के बाद फिर मौका मिलेगा तो इनसे हम और सवाल पर बात करेंगे। भारत में जिस तरह से परिस्थिति चल रही है, जिस तरह से हो रहा है, इन्होंने जिस तरह चीज़ों को देखा है, इन्होंने आपके सामने स्पष्ट रखा है। आपसे आपकी इन बातों से सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, या आपके कुछ और भी सवाल हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि हम अगले बार जब इनसे बात हो हमारी, तो उन सवालों को भी इनसे हम पूछ सकें। बहरहाल ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगत सिंह भारत के एक शीर्ष बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने ना केवल चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देखा, परखा, बल्कि उन्होंने व्यवहार में उसे लागू करने का भी प्रयास किया। वक्त उनके पास नहीं था, कम था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी छोटे से वक्त में उन्होंने दिया देश की जनता को, वो अमूल्य था। और किन्हीं के परमेश्वर हो जाने से, कहा जाने से कोई परमेश्वर नहीं होता। और भगत सिंह को आप पढ़िए, भगत सिंह कभी भी आरएसएस के लोग नहीं रहे हैं। और जिस तरह से पटना के कारगिल चौक पर भगत सिंह का प्रतिमा लगाई गई है, और उसको हाफ पैंट पहनाया गया, जो संघी की पोशाक है, आरएसएस का पोशाक है, वो एक गलत है। कंडेम्न होना चाहिए इस चीज़ का, और सरकार से मांग होनी चाहिए कि इस तरह की प्रतिमाओं को हटा करके वास्तविक भगत सिंह की जो प्रतिमाएं हैं वो रखा जाए। क्योंकि भगत सिंह की मात्र 5 तस्वीरें जो है भारत में जारी हुआ है, और वो 5 ही तस्वीर जो भगत सिंह का है ऑथेंटिक है, लोगों को देखना चाहिए। नमस्कार, हमें विदा दीजिए। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, आगे भी बातचीत होगी। और मैं बिहार और पटना की धरती पे हूँ, इसलिए बिहार का जो एक क्रांतिकारी इतिहास है संघर्ष का, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं बिहार की जनता को अपनी तरफ से सलाम करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भूल गया था, इन्होंने मुझे याद दिलाया, इन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया।